बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट कुछ देर कबल हुई है। हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की इस्राइली हमले में शहादत की तस्दीक कर दी है और गुज़िश्ता चंद दिनों से और आने वाले चंद दिनों में UN का जो इजलास जारी है कौमी सलामती असम्बली का, लेकिन वहाँ पर अमन की बात की जा रही है। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने भी कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और हम फ़लस्तीन की और बाकी दीगर इस्लामी ममालिक की सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर नेतन्याहू का वहाँ पर ख़िताब भी हुआ। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जंग जारी रहेगी, लेकिन तमाम दुनिया के ममालिक अमन की बात करते हैं और अमन की बात को बुनियादी तौर पर ये तमाम दरख्वास्तें अमेरिका से की जाती हैं। अमेरिका से कहा जाता है कि आप अमन के लिए कोशिशों को तेज़ करें और रवाबित बनाएं, लेकिन ये हमला कल शाम उस वक्त होता है जब नेतन्याहू वहाँ पर ख़िताब कर रहे होते हैं और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ मिसाइल दागे जा रहे होते हैं। और ये अहम डेवलपमेंट कल सामने आती है और आज फिर इसकी तस्दीक हिज़्बुल्लाह की जानिब से की जाती है। नाज़रीन, वॉर के डायनामिक बदल गए हैं। हमने देखा लबनान के अंदर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के अंदर पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी, उसके बाद फिर उससे कबल हमने देखा ईरान के अंदर इस्माइल हनिया की शहादत और उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब की अब शहादत जो है वो सामने आती है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब हैं, राव खालिद साहब हैं और साकिब बशीर साहब हैं। नजम साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये वॉर के डायनामिक्स तो बदल गए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो हालिया अटैक इसराइल की जानिब से और बरबरीत की गई है, अब हमें वाज़े तौर पर शायद ये लग रहा है कि ये रीजनल इशू था, जो कन्फ्लिक्ट था वो अब ग्लोबल लेवल पर जा रहा है? देखिए, दो बातें जो पिछले 2 घंटों में जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं वो मेरे लिए और हम सब के लिए तशवीशनाक होनी चाहिए। पहली ख़बर ये है कि ईरान ने कहा है कि इज़राइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये बात हमने नहीं सुनी जब कासिम सुलेमानी का यानी वो उसकी शहादत हुई इराक़ के एयरपोर्ट पे। ये बात मैंने नहीं सुनी जब इस्माइल हानिया जो हमास के थे उनको शहीद किया गया। ये बात मैं अब सुन रहा हूँ कि इज़राइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी हद पार कर दी है। और उसके साथ ही ये आता है कि अली खamenei को किसी महफूज मकाम पर भेज दिया गया है, उनको किसी महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। ये 2 ख़बरें मेरे लिए तशवीशनाक क्यों हैं? मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है, दुख और तकलीफ़ की बात है कि कासिम सुलेमानी के बाद फिर ये इस्माइल हानिया और अब जो है वो हसन नसरुल्लाह। बड़ी तकलीफ़ की बात है, बड़े दुख की बात है, लेकिन हैरानी की बात नहीं है। और इसका मैं पस मंज़र थोड़ा सा आपके लाखों नाजरीन को बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए हैरानी क्यों नहीं है। 7 अक्टूबर को पिछले साल जब हमास हमला करता है इज़राइल पे, तो 8 की सुबह को मेरे तक एक तफसीली ख़बर पहुंचती है और उसमें यह है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, उधर के डिफेंस मिनिस्टर और उधर के आर्मी चीफ एक ही बयान देते हैं और वो बयान ये था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। जंग का लफ्ज़ जो है, देखिए हमास ने हमला किया, कुछ मिसाइल किए, तो उसमें यह था कि रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, ये एक तवील जंग होगी। तो मुझे तो 1 साल से ये सारी चीज़ें जो बाद में नज़र आ रही हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो 3 H हैं आपके, उसमें ये जो हे से आप देखिए, इत्तफाक से हानिया भी हे ही है कि आपका जो हिज़्बुल्लाह है वो भी है, आपके जो हुतीज़ हैं वो भी है, आपका जो हमास है वो भी है, और ये हलाकत भी हे से हो रही है। और जहाँ तक कि इसका ताल्लुक है कि ये कहाँ तक बात चलेगी, बिल्कुल ख़त्म होगी कि नहीं, तो होए फनूस दिल्ली दूरस्त। ये कहने के बाद मैं 2-3 बातें यहाँ बुनियादी वजाहत के साथ करना चाहूँगा जी कि इज़राइल का जो ये कहना कि ये इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, उसके पीछे उसका बिजनेस समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमला हुआ है, इसमें देखिए कि कई मंजिला इमारत है और कई मंजिला इमारत के किसी बंकर में सबसे नीचे जो है वो ये हमारे जो है ये साथी ये वहाँ पे मौजूद थे और इनको वहाँ शहीद किया गया। तो इसकी बाकायदा फुटेज दिखाई जाती है कि देखिए
अगर आपने अपने दुश्मन पे हमला करना है तो ये देखिए, ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ये आर्सेनल है, ये वाला बम है जो आप गिराएंगे तो ये अंदर तक जो है इसकी पेनिट्रेशन जो है वो होगी। एक तो बिजनेस का एंगल, दूसरा ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे हमारे मशरक़ वस्ता के जो माहिरीन हैं उनको ये पता है कि इजराइल का ये जो हमास का था, जिसके बारे में अभी भी है पता नहीं हम हमास को इंस्टिगेट कैसे किया गया, हमास ने अचानक क्यों किया गया। दुनिया ये देख रही थी कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करने ही वाला है, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो फैल रहे हैं और वो बहुत अहम मीटिंग जो अमेरिका और यानी सऊदी अरेबिया की होनी थी वो होने वाली है और ये होता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि इजराइल शायद इस चीज़ का कि उस पर हमला किया जाए, रेज़ा दख्त जिसको हम फ्रेंच में कहते हैं, वो एक वजह बनाना चाहता था जो कि उसको मिल गई। अब ग्रेटर इजराइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें गज़ा खाली करा दिया, मगरबी किनारा जो कि वेस्ट बैंक है उसको भी देख लिया, उसके बाद अब लबनान पे है, इससे पहले यमन में हमला हो चुका। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी ईरान से वाबस्ता है, जो कुछ भी उनके वो जो प्रॉक्सी वॉर जिसको आपने भी बोला ना कि वॉर की डायनामिक्स बदली हैं, ये प्रॉक्सी वॉर जो है ये अब खुल के सामने आ रही है और अब हम रियल वॉर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, प्रॉक्सी वॉर होती थी कि जी फलां ने फलां पे हमला किया, शायद किया हो, लेकिन मैं देखता हूं कि सदर रईसी का जो हेलीकॉप्टर है अजरबैजान से उड़ता है और उसके बाद समझ नहीं आती हुआ क्या है। फिर ये सारा कुछ जो है तो ईरान का क्या, ईरान की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब ईरान ये कहता है कि इसने इजराइल ने हद क्रॉस कर दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो क्या वाकई वो मिसाइल जो 2022 में ईरान ने फीता नाप के बनाया था कि एक वक्त आएगा जब हम ये मिसाइल इजराइल पर फलां जगह पे गिराएंगे, और उसकी बाकायदा फुटेज और पूरी जो हिसाब किताब है वो हमने टीवी स्क्रीन्स पे देखा। क्या ये होने वाला है? दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि हो जाए। तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है कि अभी भी वो वक्त नहीं आया, अभी भी वो वक्त नहीं आया। जहां तक सिफारतकारी का ताल्लुक है उसको तो एक तरफ रखें, वो तो खत्म हो गई। जहां तक बातचीत करना, सियासी मामलात, ये वो एक तरफ हो गई। एक फैक्टर जो उसमें सबसे अहम है वो ये है कि ईरान अकेला है इस पूरी जंग में। ईरान के साथ मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो शायद तुर्की किसी वक्त पे, खास तौर पे कतर की कोई इतनी अहमियत नहीं है जब जंग की बारी आती है। तो ईरान का खौफ जो है वो इन तमाम बादशाहतों को काफ़ी अरसे से है। तो ईरान को ये चीज़ टेक्निकली और स्ट्रेटिजिकली ये जंग सूट नहीं करती। लेकिन मैं तशवीश का फिर से इजहार करूंगा और अपनी बात ख़त्म करूंगा कि क्या ईरान ने वाकई अली खamenei को अभी भेजा है किसी महफूज मकाम पे और ये कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अल्लाह खैर करे, ये कुछ शवाहिद इतने अच्छे नहीं हैं मिडल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है राव खालिद साहब, ये एक तो ये जो जिक्र किया जा रहा है ईरान का, जिसका नजमुल साकिर साहब ने भी जिक्र किया कि ईरान ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर ली है, लेकिन ईरान का एक मौक़िफ़ गुज़िश्ता रात तक ये भी रहा है कि हमें घसीटने की कोशिश की जा रही है इस वॉर के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ईरान, क्योंकि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन वो अभी डिले था कि उससे पहले एक और शहादत हो जाती है, तो अब आपको लगता है कि इस सिचुएशन पे हम आ गए हैं या इस पॉइंट पर आ गए हैं कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा अब और उस रिस्पॉन्ड से मामला आगे बढ़ जाएगा? देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है वो तो नो डाउट बड़ी ख़तरनाक है। उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो क्या कहते हैं ना, जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाली सूरत हाल जब हो जाती है तो फिर आप कोई ना कोई उसका हल निकालते हैं, और वो किस तरह से निकलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं UN जनरल असम्बली का इजलास जारी है, तकरीरें हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, कंडेमनेशंस हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो एक हल, एक यूरोप ने इनिशिएटिव जो लिया था हल का, वो भी नहीं चल रहा। हालांकि नेतन्याहू ने प्राइवेटली कहा कि जी अमेरिका जाने से पहले कि जी हम उस पर गौर कर रहे हैं, और आपने देखा अमेरिका पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ।
पेंटागन की आप एक्टिविटी अगर देखें तो 8.5 बिलियन डॉलर के, अभी $3.5 अरब का उन्होंने असले की रिकमेंडेशन की थी और चला भी गया मेरा ख्याल है, $8.5 बिलियन की और उन्होंने कर दिया। तो ये एक जंग का बिजनेस जो है, मुझे लगता है अमेरिका को भी, क्योंकि अरबों डॉलर के असला देता है, जाहिर है वो वहाँ तो कोई फ्री लंच नहीं होता, तो कोई ना कोई तो वो पैसे पे कर रहा है उनकी कंपनीज़ को, तो इसलिए उनकी भी एक एक्टिविटी चल रही है इसके हवाले से नेतन्याहू के असला फैक्ट्रियों के साथ साथ। अदरवाइज़ तो माशी तौर पे जो सूरत हाल है इसराइल की, वो 1 साल क्या 1 महीना ये जंग सस्टेन नहीं कर सकता था अगर उसको अपने सर पे ये लड़नी पड़ती। तो ये सारी जो फोर्सेस जो इसमें प्ले कर रही हैं, क्या वो जंग को हवा देने के लिए कर रही हैं, जंग को ख़त्म करने के लिए कर रही हैं? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने देखा इसराइल जब भी ये जंग छेड़ता है तो वो अपना बॉर्डर्स वसी कर लेता है, वो मज़ीद एरिया अपने कब्ज़े में ले लेता है और वो उस पर कर लेता है। दूसरा उसका पहलू ये है कि वो कहते हैं कि जी हमें इनहिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, हमें सफ़ा हस्ती से यहूदियों को और इसराइल को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो क्या प्रोपोर्शनल जवाब वो दे रहा है? नहीं दे रहा। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तबाह कर दिया। जेनोसाइड का लफ्ज़ आलमी अदालत ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, बाकी लोग भी इसको जेनोसाइड ही कह रहे हैं। तो वो और फिर जो लीडरशिप है हमास और हिज़्बुल्लाह की, उनको वो टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी आगे मुस्तकबिल जो है या जो उसका फ़ायदा है वो जंग में ही है, इसलिए वो अमन वहाँ पे कायम नहीं होने दे रहा। इसमें होता ही है कि जब ऐसी तहरीकें जन्म लेती हैं, मज़ामती तहरीकें, वो बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बरियत का जब वो किसी तरीके रोक नहीं पाती, या कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, इलाके की सपोर्ट भी नहीं है, मशरक़ वस्ता जो पूरा मुस्लिम मालिक से भरा पड़ा है, मुझे तो अब उसको मशरक़ वस्ता को मुशरक़ वस्ता कहने में कोई हर्ज नहीं है, वो इंसानियत के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे। तो वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो ये जहाँ या मर जाओ या मार दो वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये हिज़्बुल्लाह, हमास या इस तरह की और तंजीमें ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि और ज़ोर पकड़ेंगी। ईरान का रिस्पॉन्स जो इसके ऊपर ख़ास तौर पर है, अच्छा एक तो इनकी पहले से ये टारगेट था, हसन नसरुल्लाह साहब जो थे ये पहले से इनका टारगेट थे। जब अक्टूबर 2023 में जब ये शुरू हुआ सारा ऑफेंसिव, उस वक्त उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया जाए, उस वक्त उन्होंने अपोज किया था। फिर बीच में महीना पहले फिर दोबारा इस पर डिस्कशन हुई इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में, उसमें फिर इसको रद्द किया गया। अभी इस हफ्ते में जब ये डिसाइड हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या उसकी वजह थी? क्या उस रिस्पांस का उनको था यकीन कि ईरान उस तरह से रिस्पांस नहीं करेगा या कोई और मुल्क रिस्पांस नहीं करेगा, या वो समझते थे कि हमें जंग को फैलाना चाहिए? तो मेरा ख्याल है इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये जंग फैले और वंस फॉर ऑल वो पूरा फ़लस्तीन का इलाका तबाह बर्बाद करके इर्द गिर्द के मुल्कों को बिल्कुल बेदस्तोपा करके बिठा दे और फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे खेल खेले। लेकिन मेरा ख्याल है ईरान ने पहले भी मैयर रिस्पांस दिया था, अभी भी मुझे लगता है कि वो ऑल आउट नहीं जाएंगे उस रिस्पांस में। वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रोल किस्म का इसका रिस्पांस करेंगे। लेकिन सूरत हाल नो डाउट बहुत खराब है। यानी राव खालिद साहब, आप समझते हैं कि इस्माइल हनिया के बाद जो उन्होंने प्लान किया होगा कि हम जिस तरह रिस्पांस करेंगे, अब लगता है कि वो रिस्पांस का दौरानिया कम हो जाएगा और वो शायद जल्दी वो रिस्पांस कर दे जो शायद उन्होंने कोई सोचा हो। साकिब बशीर साहब, अमन के दाई अलमबरदार जिनको कहा जाता है, हम ये तो समझ सकते हैं कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। जो हालिया हालात हम देख रहे हैं, जो वाक़यात देख रहे हैं, लेकिन ये जो शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह साहब की, इसके अंदर भी इससे कबल जो उनके सरबराह थे हिज़्बुल्लाह के, वो भी शहीद हुए थे, तो उससे वो तहरीकें भी नहीं रुकती। लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ जा सकते हैं? एक तो हसन नसरुल्लाह साहब की जो ज़िंदगी है, अगर उस पर हम देखें तो 32 साल उन्होंने हिज़्बुल्लाह के जो है वो सरबराह रहे हैं। 1992 में जो उसके पहले सरबराह थे वो शहीद हुए और उसके बाद इन्होंने कमान संभाली और मशरक़ वस्ता में एक ताकतवर एक मज़ामती तहरीक के वो सरबराह थे। और उन्होंने 2005 में जब लबनान में रफ़ीक हरीरी जो वज़ीर-ए-आज़म थे लबनान के, उनका कत्ल हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे उनमें सालसी का किरदार भी अदा किया। इसी तरह लबनान की पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके लोग मौजूद थे।
उमूमी तौर पर यह बताया जाता है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत टाइट था, क्योंकि जो जदीद दौर है, अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि जो वॉकी टॉकी थे या पेजर्स पे जो हमले हुए, जिस तरह वहाँ पे जो इसराइल ने उसको इस्तेमाल करके वो हमले किए, तो जो जदीद तरीके हैं इस तरह हमले करने के और जो आइडेंटिफाई करने के कौन कहाँ पे है, तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। लेकिन इस लिहाज से ऐसे लगता है कि इसराइल बहुत आगे जा चुका है और इसराइल ने जो है वो हसन नसरुल्लाह उनको जो है वो डायरेक्ट अटैक किया है। अगर हम देखें तो 7 अक्टूबर 2023 से आज तक तकरीबन 1 साल होने को है, 8-10 दिन रह गए हैं। तो 1 साल में 3 बड़े जो है वो अटैक हुए। एक तो वहाँ पे जो गज़ा में तकरीबन 40,000 के करीब जो इससे ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए और तकरीबन 80-90 हज़ार जो है वो ज़ख्मी हुए, बेघर हुए लाखों में। दूसरी जानिब देखा जाए तो जो ईरानी सदर थे उनकी जो हलाकत थी वो भी मुबैना तौर पर उस पर बहुत सारे सवालात हैं। इसी तरह इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर जाकर अटैक किया गया, डायरेक्ट अटैक किया गया उनको। मतलब हमास के जो सरबराह थे उनको भी इसी 1 साल में इसराइल ने निशाना बनाया और जो ये हिजबुल्लाह के सरबराह हैं उनको भी निशाना बनाया। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल इस जंग को फैलाना तो चाहता है और इस जंग में वो जीत भी रहा है, क्योंकि जब जब अटैक्स हुए, अभी ईरान के जो मुख्तलिफ जो उनके ईरानी जोहरी साइंसदान हैं उन पे अटैक्स होते रहे हैं, पासदारान इनकलाब के उनके जो लोग हैं उन पे अटैक्स होते रहे हैं। जब जब अटैक हुआ है हमने ये सुना है कि अब इसका बदला लिया जाएगा, अब इसका बदला लिया जाएगा, अब इसका बदला लिया जाएगा। ऐसे लगता है कि वो बदला तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है और डायरेक्ट अटैक कर रहा है और इस जंग को बढ़ाना चाहता है। नेतन्याहू ने कल जो स्पीच भी की उसमें ये कहा कि ईरान की हर जगह जो है वो हमारे निशाने पे है, हम जिसको भी निशाना बनाना चाहें किसी वक्त भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लबनान हो या इसराइल हो या गज़ा में जो मुजालिम जो है वो इस तरह डा रहा है, खास तौर पर गज़ा की अगर मैं बात करूं कि कोई तो स्टॉप वहां नहीं पर है जो दुनिया का जो रिस्पॉन्स है, आप समझते हैं कि कोई रोक नहीं पा रहा? जो जी बात कंप्लीट कीजिएगा। कोई नहीं रोक पा रहा। वो तो उसके साथ जो है वो ऐसा लगता है कि अमेरिका, उसके इत्तेहादी उसके साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। ऐसे लगता है एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंगबंदी की बात हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे हुए है। कोई उसको रोक नहीं रहा, वो आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं नजम साकिब साहब वेरी शॉर्टली आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है और फिर अगले मौजू की तरफ चलेंगे। ये जो एक तशवीश है जिसका जिक्र अभी साकिब बशीर साहब ने किया कि वो उन्होंने एग्जैक्टली टारगेट किए उन जगहों को और फिर हमने देखा वो जो टेक्नोलॉजिकल वॉर उन्होंने की, तो क्या कुछ भी महफूज नहीं रहा उनके हाथों से? वो जहां चाहें जब चाहे अटैक कर सकते हैं और जैसा चाहे अटैक कर सकते हैं। वेरी शॉर्टली बताइएगा। जैसा चाहे जब चाहे पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है, ईरान भी अटैक कर सकता है और दुनिया में जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके पास ये सारा कुछ असला वगैरह मौजूद है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन जो होता है कि कब करना है और करना भी है कि नहीं करना। जहां तक ईरान की आप प्रोविस की बात करते हैं कि उनके पास मिलिट्री पावर कितनी है, असल में अभी तक सही तरह से वो खुल के सामने आई नहीं। तो कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस को बड़े गौर से देखते हैं और उनको पता है कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है, यानी दुश्मन से कैसे लड़ाई करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि असल में ईरान की फौजी ताकत है कितनी, तो वो तो पता लगेगा। इसी तरह से सियासी तौर पे ये फैसला किया जाता है, ये बड़ी जो आपकी लीडरशिप होती है वो फैसला करती है कि हमला करना है कि नहीं और किस वक्त करना है। मुझे ये लगता है कि शायद ये जो रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है, इससे शायद अभी बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आज पाकिस्तान में सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी। पहले जलसे की कॉल दी गई थी रावलपिंडी में, लियाकत बाग में, फिर उसको तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की इत्तलात हैं और लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन एहतजाज का मकसद क्या है, ये अहम सवाल है और यही हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस एहतजाज से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। और एक अदना सी गुजारिश भी है हुकूमत से कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल देता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इंटरनेट बहुत स्लो कर दिया जाता है, जिससे मामूलात ज़िंदगी जिसमें पूरी दुनिया जो है वो ग्रो कर रही है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं सिर्फ एक इस बुनियादी वजह से। तो इसका कोई अल्टरनेटिव अगर डिसाइड कर लिया जाए और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है और क्या ये ज़रूरी है कि इंटरनेट डाउन किया जाए, तो ये भी आज का सवाल होगा अपने पैनलिस्ट से। मैं सबसे पहले राव खालिद साहब आपकी तरफ आऊँगा कि ये फरमाइएगा कि ये जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे रही है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ज़्यादा सूट करता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए, हुकूमत रस्ते ब्लॉक करे और फिर ये ख़बरें बने और उनको एक मौका भी मिल जाए कि वो कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए यकीनी तौर पर ये कर रहे हैं, तो इस तरह मुमकिन हो पाएगी? देखिए, एक तो हमें पीटीआई तो एहतजाज कर ही रही है, ऐलानात भी कर रही है, जलसा भी कर रही है। लाहौर का जब जलसा हुआ, मैंने कहा था कि लाहौर का जलसे का और कुछ हो ना हो, इससे वो जो मोमेंटम है, वो साल सवा साल बाद जलसा हो रहा था पंजाब के अंदर, तो वो मोमेंटम वापस आ सकता है और ये मामला आगे चल सकते हैं और वो काफ़ी सीरियस मसाइल हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अहम मेरा ख्याल डिस्कस करना है हुकूमत का रवैया। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो करते हैं और जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, कंटेनर, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, हज़ारों कंटेनर ला खड़े कर दिए, तो मुझे लग ये रहा है कि सरकार ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत ने तय कर लिया है कि इस एहतजाज को हमने तहरीक में बदल के छोड़ना है, उससे पहले नहीं रुकना। हमने इसको हर सूरत में तहरीक की तरफ लेके जाएंगे ताकि लोग गुस्से में आते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिएक्ट करें और करें। फिर दूसरा इसका माली पहलू है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, शायद बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है, कारोबारी एक्टिविटी है, मुआशी एक्टिविटी है। आपको पता है हज़ारों कंटेनर हायर किए जाते हैं, किराए पे लिए जाते हैं, उनकी मूवमेंट, फिर जब आप रिज़र्व फोर्सेस मूव करते हैं तो इतनी गाड़ियाँ नहीं है पुलिस के पास, वो गाड़ियाँ किराए पे ली जाती हैं। फिर आपके आज आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए थे, उसकी डिमांड आएगी, वो नया ख़रीदे जाएंगे। फिर जो प्रोटेक्टिव गियर होते हैं, प्रोटेक्शन गियर होते हैं पुलिस के, वो कहेंगे कि जी और दें। और फिर ये भी हो सकता है कि उसके बाद कहेंगे ये एहतजाज तो बहुत फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो गए हैं, तो बंदे कम है, 10-20 हज़ार बंदे भी और भर्ती कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि एक रोजगार की एक्टिविटी भी होगी, माशी एक्टिविटी। बाकी जहाँ तक एहतजाज की ये अच्छा, राव साहब एक चीज ऐड कर लूं, ये सारी हमारे टैक्स के पैसे से आ रही हैं जी। एग्जैक्टली वो मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ हम कह रहे हैं जी वो करें, अपना जेब पे काबू रखें, खर्चा कम करें, बचत करें, तो उसकी बजाय हम खर्चे बढ़ाए चले जा रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटी से मज़ीद बढ़ा देते हैं हम। यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं और ऑब्वियसली, और तनख्वाहदार तबका तो सबसे ज़्यादा हिट होता है। 300 अरब रुपए पाकिस्तान के मुलाजमीन ने जमा कराया, तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए हैं इनकम टैक्स की सूरत में। बाकियों से आप पूछे तो आपको पता है कुछ भी नहीं जमा कराते वो। जलसा या एहतजाज जो है उसका जो एक अपोजिशन के पास ऑप्शन यही होती है, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करे, सड़कों पे करे, किसी भी इशू के ऊपर, महंगाई है, बाकी मामलात हैं, उसके ऊपर वो करे, उनके बंदे पकड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए करे, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे। ज़ाहिर है उनका एक हक़ है कि वो ये एहतजाज करें। लेकिन होता यह है कि हुकूमत जिस तरह रद्द-ए-अमल देती है, उससे ये कामयाब हो ना हो, मशहूर बहुत हो जाता है ये इवेंट जब भी। अब आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियो से, आप कवरेज नहीं हो रही उस तरह से, लेकिन सोशल मीडिया वीडियोस पे जो कर रहे हैं उसके ऊपर फिर उस पर जो नैरेटिव बनाया जाता है, फिर उसको मशहूर किया जाता है, फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ ने नारा लगा दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, एक उसमें पूरे जज्बात इन्वॉल्व होते हैं और मज़ीद इमोशनल करते हैं इमरान खान के सपोर्टर्स को ये सारी चीज़ें। अब हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो उन विजुअल्स को लेके, उन वीडियोज़ को लेके उस पर क्या नैरेटिव बनाएगी कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कोई उसकी दहशतगर्दी या उस तरह का हो, कोई 9 मई जैसा इंसिडेंट हो तो फिर भी बात है। अब तो वो भी नहीं है उस तरह की सूरत हाल कि आप कहें कि जी बहुत बड़ा इन्होंने कोई हमला कर दिया किसी के ऊपर। तो बहुत सीरियस इशू है, पंजाब गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। अगर ये करने देते जलसा, आप मुझे बताएं क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा,
वो जलसा 7 बजे की बजाय 10 बजे तक चला जाता, 11 बजे तक चला जाता, लोग इकट्ठे होते, तकरीरें होती, तकरीरों में ऊंच नीच हो जाती ज़्यादा से ज़्यादा, 2-4 जुमले गलत बोले जाते, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाना था। 7 से 8 घंटे की एक्टिविटी थी, वो ख़त्म हो जानी थी। अब ये सुबह से शुरू हुई है और पता नहीं कब तक जारी रहेगी। अब जो पिंडी में नज़र आ रही है, आंख में चोली जा रही, तो मैं यही कहता हूँ कि इनका जो रिएक्शन है ना, वो ये बता रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं ये खुद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बेबस हैं। और सरकार मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी शायद साजिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उनकी हुकूमत को भी कमज़ोर किया जाए। तो ये इसको तहरीक में बदलने का ठीक है, आप समझते हैं कि हुकूमत खुद ये मौका दे रही है कि ये तहरीक में कामयाब होते हैं कि नहीं होते? हाँ, नजमुल साकिब साहब, राव साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम कौन हो रहा है और नाम किसका हो रहा है? देखिए, मैं आपके सामने 2-3 बयानात रखने लगा हूँ, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा बताने की, क्योंकि हमारे पास हमेशा वक्त कम होता है और वैसे भी राव साहब ज़्यादातर वक्त जो है वो ले लेते हैं। तो मैं जल्दी से 4-5 पॉइंट बताना चाहूँगा कि पीटीआई को इस वक्त क्या करना चाहिए। वो बड़े सोच समझ के मैंने बनाए। पहले 2-3 बयानात सुनते हैं और उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से चूँकि नहीं हुए बावजूद, लिहाजा मुज़ाकरात को छोड़ दीजिए। हुकूमत से तो पीटीआई ने मुज़ाकरात करने नहीं है, लिहाजा सूरत हाल यानी जलसों पे आई, जलसों से अब एहतजाज पे आई, एहतजाज से अब नेक्स्ट स्टेप है वो तहरीक का है। ठीक है। और वो हुकूमत मौका दे रही है या वो खुद चाहते हैं या वो जो मुक्तदरा है वो चाहती है, ये देखने की बात है। पहला बयान जो हमें आता है वो गंडापुर साहब का लहजा, उनकी बात करने का तरीका, उनका थ्रेटनिंग है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता यार, ये मेरे एक बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े प्यारे सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। देखिए, फर्क पड़ता है सिर्फ लहजे से, बात अच्छी बुरी नहीं होती। आप अपने लहजे को तो दुरुस्त कीजिए। अब आते हैं ये दो जो मैंने 3-4 दफ़ा देखा, यानी पंजाब की गवर्नमेंट के लोग और नून के लोग। मोहतरमा ये जो है, क्या बुखारी है इनका नाम राव साहब, अज़मा बुखारी, अज़मा के पता नहीं उज़मा बुखारी, ये कहती हैं हमें अमनो अमान कायम करना आता है। पहला बयान। दूसरा, किसी ने सड़कें बंद करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भाई, सड़कें तो आपने खुद बंद की हैं, वो तो एहतजाज वाले तो बाद में आए थे, सड़कें तो आपने खुद बंद की हैं, तो इशारा किस तरफ था आपका? फिर ये कहना कि जी हमें अमनो अमान कायम करना आता है। बाबा, आप हुकूमत में हैं, आपने ही अमनो अमान कायम करना है, और आप बात करने की बजाय अमनो अमान कायम कर क्यों नहीं लेते? और वो मशहूर मारूफ फिक्रा जो उन्होंने तलाल चौधरी साहब ने 2 दफ़ा बोला, ऐसी तैसी कर दी जाएगी, ऐसी तैसी कर देंगे। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? ये कोई इजराइली या कोई यानी हिंदुस्तानी कोई वो जासूस है जो आया हुआ है, या उधर से कोई हमला हो गया और बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ गई है और आप दुश्मन की ऐसी तैसी कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो आराम से आए, अच्छे बच्चों की तरह बैठें, दूसरी तरफ आप इस तरह की कर रहे हैं। तो एक करने के बाद 4-5 क्विकली पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि पीटीआई को इस वक्त क्या करना है। देखिए, किसी वजह से ये हुकूमत चली भी जाती है ना, तो एकदम से पीटीआई की कोई जगह ही नहीं बनती। लिहाजा पीटीआई को सबसे पहले ये देखना है कि नए इलेक्शन किस तरीके से कराए जाएं, इस पे सोचें। नंबर 2, जलसों और एहतजाज से क्या खान रिहा हो जाएगा, इस पे सोचें। खान को रिहा करना है ना, तो जलसा या एहतजाज करने से पहले ये देखें कि अगर आपने 10 जलसे कर लिए, 15 एहतजाज कर लिए और वो तहरीक की शक्ल इख्तियार ना की, उसमें वकला भी ना आए और उसमें आपका जो अवाम है वो यानी वो जो कहते हैं ना जूक दर जूक नहीं आया, तो क्या होगा? तो आपने ये देखना है कि जलसे और एहतजाज से खान रिहा हो जाएगा। तीसरा, पार्टी के अंदरूनी खलफशार को जो पीटीआई के अंदर हिसाब किताब हैं उनको ठीक कीजिए, अपनी तंजीम की तरफ तवज्जो दीजिए, ये सोचना है। उसके बाद सूबों की बजाय आइडियाज का टकराव कीजिए। इमरान खान साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने, उनको पता है कि आइडियाज टकराने चाहिए, सूबों को नहीं टकराना चाहिए आपस में, ये उन्होंने सोचना है। उसके बाद ये है कि हुकूमत के पास भी एक ही मुल्क है ज़ौक, और वो है पाकिस्तान। जी, हुकूमत के पास एक ही मुल्क है और वो मेरा पाकिस्तान है, हम सबका। हमारे पास पीटीआई के पास भी एक ही मुल्क है और उसका नाम है पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि इस पाकिस्तान को ही क्यों हदफ बनाया हुआ आपने? आप आपस में बैठ के
कोई बात क्यों नहीं कर लेते, एक दूसरे को जगह दें, छोड़े मुज़ाकरात को, लेकिन ये है कि हालात को तो समझे ठीक तरह से कि किस तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है पीटीआई के लिए सोचना। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे आईनी पैकेज और सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। आईनी तरमीम की इन कोशिशों के दौरान ये खबर भी अब सामने आई है कि नवाज शरीफ शायद मुल्क से बाहर होता बेला अपने चेकअप के लिए वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो क्या उससे कबल आईनी तरमीम हो जाएगी या उनके जाने के बाद होगी, ये देखना होगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और अपने ड्राफ्ट के हवाले से उनको मनाने की कोशिश की गई है, जबकि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के वक्त की जो मुलाकात हुई है उसमें यह कहा गया है कि ऑपोजिशन अपना एक ड्राफ्ट लेकर आएगी। तो कौन किसको मना पाएगा ये जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। नजम साकिब साहब, किसके पास इस वक्त बेहतर बार्गेन डील है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही समझा जाता है कि हुकूमत के पास है, लेकिन हुकूमत तो मौलाना को नहीं मना पाई थी। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी बार्गेन डील किसके पास है? सबसे अच्छी बार्गेन डील जो है वो मैं कहूँगा कि मौलाना साहब के पास है। आप हो सकता है कहें जी नवाज़ शरीफ के पास है। मुझे ये पता है कि अवाम के पास कोई भी बार्गेनिंग चिप नहीं है और ये बड़े तकलीफ़ और दुख की बात है। आज जब मैं उधर गया हूँ ना पिंडी में देखने के लिए कि वाकई क्या है, मेरी आंखों में अभी भी उस आंसू गैस की जलन है। तो ये पता नहीं जलन जो है ये लोगों को क्यों नहीं जो ऊपर बैठे हुए नज़र आती। देखिए 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट जो है वो इशू किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर, अभी या कभी भी नहीं। तो मैं जब हुकूमत को देखता हूं, अदलिया को देखता हूं, मैं किसी भी इदारे को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो नाउ और नेवर की है। सब ने एक्सट्रीम लिया हुआ है जो है ना स्टांस। खान समेत, खान अपनी जगह पे एक्सट्रीम है, हुकूमत अपनी जगह पे एक्सट्रीम है और वो कह रही है कि जी ये तरामीम तो होंगी चाहे जो मर्जी, ओवर आवर डेड बॉडी। उधर से अदलिया जो है वो अपने अंदर भी और अपने बाहर भी जो उन्होंने अपना हिसाब किताब रखा हुआ है एक्सट्रीम। मुझे ये बताइएगा कि पावर गेम अगर हो रही हो और उसमें एक्सट्रीम आपके जो फरीकैन हैं उन्होंने एक्सट्रीम स्टांस लिया हो, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा सिंपल निकलेगा कि आपके इदारे कमज़ोर होंगे, आपके इदारे कमज़ोर होंगे। और जिस मईशत की हम लोग बात कर रहे हैं ना कि इसको हमने ये करना है और $7 बिलियन मिल गए हैं, फलाना हो गया है और लुटियाँ डाल रहे हैं, वो एक तरफ पड़ी रहेगी और इंसाफ से आपके अवाम का एतबार उठ जाएगा। ये देखिए ये जो हम पगड़ियाँ उछालते हैं ना, पहले मैंने गिननी शुरू की, अब मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी पगड़ी है जो अब तक उछाली नहीं गई। हद ये आ गई है कि ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं इनमें से किसी के साथ भी राजी नहीं हूं। जो किसी की पगड़ी उछाल रहा है खासतौर पे सोशल मीडिया पे, मैं उसके खिलाफ हूं। पगड़ियां उछालना यानी कम से कम इसको बंद करें। ये एक सिविलाइज्ड मुल्क बनने दें पाकिस्तान को, जिसमें कि बातचीत होती है, जिसमें कोई कानून है, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं। हवा में पगड़ियां उछल रही हैं, हुकूमत और अदलिया आमने सामने है। आपने ये बोला कि किसके पास जो है ट्रंप का कार्ड, तो इस वक्त मौलाना साहब के पास ही है। लेकिन वो जो बाईपास करके ना बारों बार पीर बधाई जाने वाला सिलसिला है, हुकूमत उस तरफ भी लगी हुई है। इरादे हुकूमत के मुसम्मम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनेगी। काजी फायज ईसा साहब जो मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ये कहा कि अगर सबको एक्सटेंशन मिल रही है तो हम भी ले लेंगे। अच्छा, मुझे ये तवक्को नहीं है, मुझे अपने चीफ से ये तवक्को है, आखिरी बात, मुझे अपने चीफ से ये तवक्को है कि उनको एक्सटेंशन दी जाती है और वो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं। अच्छा, ये आपकी तवक्को है? जी राव खालिद साहब, एक तो ये जो नजम साकिब साहब की तवक्को है, आप भी इसी किस्म की तवक्को रखते हैं? और एक ये चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो चले कह लेते हैं कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है सियासत का, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगती हैं। और हमने देखा कि माजी में भी ये देखा कि वो बार बार आई, अगर एक बार उनकी हुकूमत नहीं आई तो अगली दफ़ा उनकी हुकूमत आ गई। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि उनको एक्सट्रीम पर जाना पड़ गया? आपके पहले सवाल का जवाब तो एक मिसरे में है
कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो बाकी जो दूसरी सूरत हाल है पीपल्स पार्टी नून की और जो आइनी तरामीम के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, देखिए तजर्बाकारी ना तजर्बाकारी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या किसी असूल की बुनियाद पे अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए, इक़्तिदार में रहने के लिए, ताकत के हसूल के लिए कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई नहीं। अगर ना तजर्बाकार भी हो लेकिन किसी असूल पे खड़ा है वो, तो वो मेरा ख्याल है वो बेहतर शख्स है बजाय इसके कि 100 साल तजर्बाकार जो है वो किसी बेअसूली का शिकार है और अपने ज़ात के लिए। ज़ाहिर है जब आप असूल से हटते हैं तो फिर कोई पर्पज़ आपकी वो नहीं होती जिससे इज्तमाई फ़ायदा हो या मुल्की सूरत हाल बेहतर हो, मुल्की निज़ाम बेहतर हो या ओवरऑल चीज़ें इम्प्रूव हो। घरों में भी यही है, जब एक शख्स अपनी ज़ात के हवाले से सिर्फ बात करता है तो अल्टीमेटली फैमिली का भी नुकसान होता है, लेकिन जब पूरी फैमिली का जो सोचता है वो फिर उसको बड़ा दिल करना पड़ता है और वो फिर सारे लोग भी उससे मुतमिन रहते हैं और सुकून भी रहता है। तो हमारी बेसुकूनी की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ असूल पे बात ही नहीं होती, असूल की बात को पसंद भी नहीं किया जाता, बल्कि जो वो नहीं राव खालिद साहब एक सवाल है, अवामी सा सवाल है। असूल पसंद आते हैं लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तब आते हैं, हुकूमत में आके नहीं होते। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी सियासी जमातों को असूल अच्छे लगते हैं। वो असूल नहीं होते, वो असूली मौक़िफ़ होता है और वो कहते हैं कि मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि मेरा कोई असूल नहीं है। तो ये असल में अपोजिशन में हुकूमत में हो एक ही बात है। ये वो कहते हैं मेरा बुनियादी असूल ये है कि मेरा कोई असूल नहीं है। ये सियासत के हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ यही एक चलता है मंत्रा। अच्छा, आइनी तरामीम के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो मैं बात कर दूँ। बाकी तरामीम अपनी जगह पे, लेकिन कल मैंने जिस तरमीम का जिक्र सुना है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की ज़ुबान से, नए सूबे बनाने की जो उनकी तजवीज़ है, और उन्होंने कहा सियासी जमातों से भी इस बारे में मामला चल रहे हैं, बात हो रही है। मेरा ख्याल है इससे बेहतर आइडिया पाकिस्तान की सियासी लैंडस्केप पे नहीं हो सकता। जितने बड़े बड़े ये 4 सूबाई असम्बलियाँ और फिर ये मरकज़ की हुकूमत और सेनेट, ये एक कह लें कि ताकत के सरचश्मे बन चुके हैं और ये पूरा पावर कंसंट्रेशन हो गई है। इसको हल करने के लिए या तो आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें या ये सूबों वाला हल है उसका। ये सबसे अच्छी तजवीज़ है। ये सुबह तरमीम करें, मेरा ख्याल है पीटीआई फौरी तौर पे इस पर आ जाएगी, वो इसको इख्तलाफ नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है वो शुरू से इस बात के कायल है, या लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से और सूबे डिवीजन की सतह के सूबे बनाने के हवाले से। तो ये इस पर अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल वो फैसलाबाद का घंटा घर बने हुए हैं, सारे रास्ते उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ हम 63A का भी देखते हैं कि वो केस आ रहा है। अगर 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर उसके ऑपरेशन को रोक देती है उस फैसले के, तो फौरी तौर पे हुकूमत के पास लोटा बनाने का इख्तियार आ जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की कर्टसी से। तो वो जाहिर है वो उस तरफ लग जाएंगे। जब वो आ जाएगा तो वो फिर मौलाना फजलुर रहमान की वैल्यू वो नहीं रहेगी। दोनों सूरतों में जो हुकूमत है वो लोटे बनाने पे लग जाएगी, सारी तवानाइयाँ उधर सर्व करेगी, पीटीआई अपने बंदों को बचाने पे लग जाएगी। तो सूरत हाल क्या पैदा होगी? अगर ये तरामीम हो जाती हैं तो मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ मिलकर यकीनन एहतजाजी तहरीक के लिए निकलेंगे, फिर उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता फिर नहीं रह जाएगा। अगर नहीं होती तो हुकूमत के लिए वैसे ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और बहुत वो कमज़ोर हो जाएंगे। उसका मतलब 25 अक्टूबर को जो हमारी आला अदलिया में तब्दीली होनी है वो हो जाएगी, और उसके बाद जो किया जा रहा है अभी तो प्रिजम्पशन ही है या लोगों का ख्याल है कि उसके बाद इलेक्शन भी खुल सकता है। ठीक है, वो तो खदशात है ना, वो तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ। हाँ, वफाकी हुकूमत के लोग कर चुके हैं। साकिब बशीर साहब, मैं आपको एक जुमला में कह दूँ, कंप्लीट कर दूँ, एक जुमला कह कंप्लीट कर दूँ। 25 अक्टूबर को अगर इलेक्शन कमीशन को यकीन हो जाता है मंसूर अली शाह साहब 26 को चीफ जस्टिस होंगे, वो सुबह तहज्जुद के वक्त आके बाजमात नमाज अदा करके रिजर्व सीटों का नोटिफिकेशन कर देंगे। ठीक है साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, ये तो मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है ये एक तो जारी है, तो मेल मुलाकातों के अंदर और पीपल्स पार्टी और PMLN की गुफ्तगू सुन के तो ये लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो तो बनेंगी ही बनेंगी। अब मामला क्या यहाँ पर डेडलॉक में है इत्तेहादियों के साथ और अपोजिशन के साथ भी कि चीफ जस्टिस कौन होगा? ये तो तय हो गया, ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी।
एक बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी की मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। बिलावल साहब बहुत मुतहर्रिक हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब भी किया। इसी तरह जो मीडिया टॉक्स में भी बड़े वो एक्टिव नज़र आए, बड़े एग्रेसिव जो है वो नज़र आए। ऐसे लगता है कि जैसे मुस्तकबिल के सिनेरियो में कहीं उनको मेन पोजीशन पे लाने की या उनको जो है वो कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना के साथ जो मुलाकात हो रही है, पीपल्स पार्टी और मौलाना उन्होंने ये तय किया था कि हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे अपना और उसमें फिर फर्दर जो है वो बात कर लेंगे। इसी तरह पीटीआई के साथ उनकी बात हुई तो पीटीआई भी ये बता रही है कि हमें भी ये कहा गया है कि आप भी कोई आइनी तरमीम प्रपोज कर सकते हैं या कोई ड्राफ्ट बनाएं तो हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना का ये भी मौक़िफ़ है कि कंसेंसस डेवलप हो, उसमें अपोजिशन को भी लाया जाए और उसके बाद जो है वो ये तरमीम की जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।